अब शुरुआत खबरों की करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां आलमबाग रेलवे में छत गिरने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घटनास्थल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से इस दौरान मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी, ये डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया। ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेलवे में छत गिरने से 5 लोगों की मौत के बाद वहां पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इस दौरान आश्वासन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है। इसके साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जताया गया है। तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मृतकों के परिजनों से मुलाकात यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में कल से 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहे हैं। कल यानी 21 सितंबर से यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो और दूसरा 22 सितंबर से मोटो जीपी बाइक रेस होने जा रही है। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पहले इवेंट यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है, जिसका उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति उद्घाटन यहां पर करती नजर आने वाली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में एक ही छत के नीचे व्यापार समेत पूरे उत्तर प्रदेश का कल्चर नजर आएगा। जो नए एक्सपोर्टर हैं, जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल में अपना काम शुरू किया, तो सभी प्रकार के जो हमारे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हैं 2000 से अधिक, उनको यहाँ बुलाया गया है। और जिसकी भी आप बात करिए, जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है, वो चाहे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, वो ODOP का, चाहे जो हमारे 54 GI प्रोडक्ट हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात कीजिए, मेडिकल और हेल्थ की बात कीजिए, आयुष की बात कीजिए, सैनिटेशन की बात कीजिए, कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए, छोटे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए, मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए, लार्ज सेक्टर की बात कीजिए। तो एक छत के नीचे ये मल्टी सेक्टोरल शो है। और जनरली आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपोज होते हैं, वो एक थीम बेस्ड होते हैं, एक सेक्टर के लिए होते हैं। ये अपने आप में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल शो है और 60 से ज़्यादा देशों के यहाँ बायर्स आ रहे हैं। इसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों ने हमारा बड़ा सहयोग है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट होता है DPIT, उसने, चाहे विदेश मंत्रालय हो उसने, कपड़ा मंत्रालय हो उसने, MSME मंत्रालय हो उसने, भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों का, विभागों का सहयोग मिला और उत्तर प्रदेश के सभी विभाग, सभी मंत्रालय इसमें लगे हुए हैं। तो पूरे यूपी की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो रेंज है, उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। 60,000 के करीब हमारे बिजनेस टू बिजनेस के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 दिनों में कम से कम यहाँ 1.5 से 2 लाख जनरल पब्लिक भी आए। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य और जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम
इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अपनी तरह का ये अनोखा कार्यक्रम, इसमें एमएसएमई और उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को दर्शाने का काम करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा, और वहीं निर्यात की जो संभावनाएं हैं उसको भी दर्शाता है। जब हम लोग 19 तारीख को यहाँ पर आए थे, हमने देखा था 25 दिसंबर 26, 27, 28 के लिए लोग आज से शॉपिंग उस दिन बुकिंग कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे अपने 2-3 साल आगे के लिए। तो निश्चित रूप से भारत की का जो एमएसएमई का सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन में जो काम हो रहा है, उसका एक नतीजा है। हम पीछे से 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। अपनी तरह का अनोखा ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे एसए साहब की बड़ी मेहनत है, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एनुअल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने चर्चा की और सहर्ष उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि इसी डेट को हर साल होगा। तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़े गर्व और गौरव की बात है। वहीं पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद दूसरा इवेंट 22 से 24 सितंबर तक बुध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी रेस का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 41 देश के बाइकर्स आएंगे और इस ट्रैक पर 360 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड पर बाइक दौड़ाई जाएगी। इन दोनों बड़े इवेंट को देखने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी मेहमान ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं ताकि किसी भी विदेशी मेहमान को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसमें हमने इंटरनेशनल गेस्ट्स, इंटरनेशनल बायर्स, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आमंत्रित सभी कारीगर, आर्टिजन्स, ट्रेड पीपल, सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। मोटो जीपी में आयोजित होने वाले सभी आमंत्रित गेस्ट्स को लिए भी अलग से सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। समूचे जिले को 7 अलग अलग जोनों में डिवाइड किया गया है और एसपी रैंक के ऑफिसर्स को उसका प्रभारी बनाया गया है। 10,000 से ऊपर का सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। 12 कंपनी पीएसी और सीपीएमएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। सभी वीआईपीज़ को हम सिक्योरिटी व्यवस्था तथा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करके और पाके एक सफल आयोजन कराने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है क्योंकि हमारी मेन आर्टीरियल रोड हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ता है और उसके बाद से ट्रैफिक जो है जेवर एक्सप्रेसवे पर जाएगा। इसके लिए अलग अलग डाइवर्शनरी टैक्टिक्स किए गए हैं। आज रात से हमारे जितने भी हैवी और मध्यम और छोटे गुड्स व्हीकल हैं उनको सर्टेन रोड्स को प्रोहिबिट किया गया है। ईस्टर्न प्रीफरल एक्सप्रेसवे से उनको डाइवर्ट किया जाता है। वहीं संभल से सपा विधायक पिंकी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। पिंकी यादव ने कहा है कि कोटा 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए। तो महिला आरक्षण 33% ना होकर 50% होना चाहिए, ये सपा एमएलए पिंकी यादव की तरफ से कहा गया है। और महिला आरक्षण को लेकर इस दौरान कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। आरक्षण जब अगर आप लोग लागू करें तो उस अति पिछड़ी दलित महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करते हुए पार्टी वाइज भी इन आरक्षणों को चुनने का अधिकार हो, क्योंकि आज जिस 33% की बात करी जा रही है, जहां आधी आबादी की बात करी जा रही है, आधी आबादी को 33% ही क्यों, इसका प्रतिशत बढ़ाकर इसको 50%। वहीं रायबरेली नवागंतुक जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने रायबरेली पहुंचकर ग्रहण किया पदभार। गॉड ऑफ आप माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि गॉड ऑफ वारन के बाद यहां पर ट्रेजरी में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। और इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से खास बातचीत की है। डीएम हर्षिता माथुर ने इस दौरान कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता जिस तरह से मैंने कासगंज में स्वास्थ्य और विकास को दी है, वही सब चीजें रायबरेली में भी हो। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आज रायबरेली में ज्वाइन किया है। न्यूज़ 1 इंडिया उनसे बात करेंगे, क्या प्रशिक्षण रही है, किस तरह से हमारे साथ हैं यहाँ पर जिलाधिकारी।
मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है और पिछले का प्राथमिकता है जो हमारे आने वाले मुलाकाती लोग हैं जिनके भी आवेदन आते हैं उनमें हम लोग कितना अच्छा ऑपरेटर प्रदर्शन कर पाते हैं उस पर हमारी सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं उन सभी चीज़ों को पिकअप किया जाएगा। यदि कोई ऐसी समस्या है या कोई कार्य रुका हुआ है तो उसको प्रदर्शन करें। मतलब 4,000 में आपकी यहाँ वहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही थी कि स्वास्थ्य और विकास, तो वो चीज़ यहाँ देखने की लगी क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ काफ़ी देखिए आपको तो यही कहने की चक्कर चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि कैंसर बड़ी और साथ ही साथ जो हमारे विकास के कार्य हैं इसके अलावा फ्लैगशिप स्कीम और सारी फ्लैगशिप स्कीम जो है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही चीज़ पर आते हैं और निश्चित रूप से अपनी यहाँ पर भी मैं अपनी टीम के साथ प्रयास करूँगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या प्रयास है। बिल्कुल जैसे साफ तौर पर बताया कि जिस तरह सरकार में जो भी स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे रहे, जिला रायबरेली में चुनौती रही है स्वास्थ्य विकास को लेकर और यहाँ पर किस तरह से काम करेंगी इसको आने वाले समय में तय करेगा। फिलहाल जिलाधिकारी ने ज्वाइन करने के बाद मीडिया को बात की है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिलाधिकारी क्या निर्णय 193 बैच की जिलाधिकारी अर्चिता माथुर ने आज रायबरेली में ज्वाइन किया है। न्यूज़ वन इंडिया उनसे बात करेंगे क्या प्रस्तुता रही है किस तरह से हमारे साथ हैं यहाँ पर जिलाधिकारी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है और पिछले का प्राथमिकता है जो हमारे आने वाले मुलाकाती लोग हैं जिनके भी आवेदन आते हैं उनमें हम लोग कितना अच्छा ऑपरेटर प्रदर्शन कर पाते हैं उस पर हमारी सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं उन सभी चीज़ों को पिकअप किया जाएगा। यदि कोई ऐसी समस्या है या कोई कार्य रुका हुआ है तो उसको प्रदर्शन करें। मतलब 4,000 में आपकी यहाँ वहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही थी कि स्वास्थ्य और विकास, तो वो चीज़ यहाँ देखने की लगी क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ काफ़ी देखिए आपको तो यही कहने की चक्कर चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि कैंसर बड़ी और साथ ही साथ जो हमारे विकास के कार्य हैं इसके अलावा फ्लैगशिप स्कीम और सारी फ्लैगशिप स्कीम जो है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही चीज़ पर आते हैं और निश्चित रूप से अपनी यहाँ पर भी मैं अपनी टीम के साथ प्रयास करूँगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या प्रयास है। बिल्कुल जैसे साफ तौर पर बताया कि जिस तरह सरकार में जो भी स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे रहे, जिला रायबरेली में चुनौती रही है स्वास्थ्य विकास को लेकर और यहाँ पर किस तरह से काम करेंगी इसको आने वाले समय में तय करेगा। फिलहाल जिलाधिकारी ने ज्वाइन करने के बाद मीडिया को बात की है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में। वहीं मेरठ में मवाना महसूमा मार्ग पर भैंसा बुग्गी रेस पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को हुई रेस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 20 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये देखिए, अब तस्वीर आप सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 17 सितंबर को हुई रेस पर पुलिस ने यहाँ बड़ा एक्शन लिया है। मेरठ से खबर है, 20 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज भी हो गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पशु क्रूरता अधिनियम में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं चंदौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 90 लाख की विदेशी शराब के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। डीसीएम गाड़ी से शराब की खेप ले जा रहे थे बिहार। वहीं एसपी अनिल कुमार ने टीम को 25,000 देने की घोषणा भी की है। तो यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदौली से एक खबर आपको बता रहे हैं। शराब की खेप ये आरोपी लेकर जा रहे थे, जिसके बाद टीम ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि इसी बीच एसपी अनिल कुमार ने टीम को 25,000 देने की घोषणा भी कर दी है। अमेठी से खबर है, जहां संजय गांधी अस्पताल में आपको बता दें कि पक्ष में उतरी अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित दर्जनों कांग्रेस नेता डीएम मिले हैं। डीएम से मिलकर राज्यपाल से संबोधित यहां पर ज्ञापन भी सौंप दिया है। संजय गांधी अस्पताल की सेवाएं जनहित बहाल किए जाने की मांग किया और मरीज के मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को
दोषी मानते हुए यहां पर अस्पताल को सीज भी कर दिया गया है। गांधी परिवार द्वारा स्थापित संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज का ये पूरा मामला, और यहां पर संजय गांधी अस्पताल के पक्ष में उतरी अमेठी कांग्रेस। संजय गांधी अस्पताल की सेवाएं जनहित बहाल किए जाने की लगातार यहां मांग की जा रही है। मरीज के मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को दोषी मानते हुए सीज कर दिया गया है। गांधी परिवार द्वारा स्थापित संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज का ये पूरा मामला। डीएम से मिलकर राज्यपाल को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। संजय गांधी अस्पताल की सेवाएं जनहित बहाल किए जाने की मांग की गई। मरीज के मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन संजय गांधी अस्पताल के पक्ष में अब अमेठी कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित दर्जनों कांग्रेस नेता डीएम से मिले भी हैं और डीएम से मिलकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी यहां पर सौंप दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस अस्पताल को सीज कर दिया गया था अपनी अलग मांगे, और इन मांगों को देखते हुए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन संजय गांधी अस्पताल के पक्ष में अब अमेठी कांग्रेस उतर आई है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सांसदों को पर्चियां बांटी जा रही है। कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी और ऐसे में जो संख्या बल है एनडीए का, उसमें ये बिल पास होगा लोकसभा से, इसके पूरे आसार हैं। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग जारी है। कुछ ही देर में ये वोटिंग खत्म भी हो जाएगी और इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा से इस बिल को पास किया जाता है तो राज्यसभा में ये बिल पहुंचेगा, उसके बाद वहां पर बहस होगी। लेकिन लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से अमित शाह ने इस बिल पर बोला, उसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल पर बोलते नजर आए हैं। लेकिन अब क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है, कुछ ही देर में वोटिंग खत्म भी हो जाएगी और पूरे आसार जो संख्या बल है एनडीए का कि ये बिल लोकसभा में तो पास होगा ही होगा, लेकिन राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संसद से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पुरानी संसद से पहले नई संसद में पूरी कार्यवाही को शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो बिल पेश किया गया वो पहला बिल महिला आरक्षण को लेकर था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर अब क्योंकि पर्चियां बांट दी गई हैं, कुछ ही देर में वोटिंग